आज हम बात करेंगे क्या होता है हीट। ठीक है, तो अगर मैं समझाऊं कि हीट क्या होता है तो बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज हीट। अगर किसी सिस्टम में कितना हॉट है कितना कोल्ड है उसी को हम लोग हीट कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व नहीं होगा, तो हमने कहा कि भाई कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हीट कह देते हैं। अगर मैं कहूं कि क्योंकि अगर यहां पे देखिए हो सकता है कि वो सिस्टम से भी ट्रांसफर कर सके एनर्जी, जैसे ये कोई सिस्टम है, ये क्या है आपका कोई सिस्टम है। अगर आपने एनर्जी दिया तो ये सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट किया सराउंडिंग से, ठीक है। अगर यहां पे इसने एनर्जी दिया तो सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी दिया। ठीक है कि नहीं, यहां पे क्या हुआ, सराउंडिंग ने एनर्जी सिस्टम को दिया और यहां पे सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया। तो इसी एक्सचेंज के फिनोमिना में जो एनर्जी यूज हुआ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। ठीक है, कहोगे सर ठीक है, समझ गए। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, किन्हीं को पता है? क्यों? वेरी गुड। इसका जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज, इट्स, ठीक है, इट्स यूनिट इज क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। अगर कॉमन में कहा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी बोलिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। और कॉमन में इसको कैलोरी भी कहते हैं। और आपको मैंने बताया था एक जूल में कितने होते हैं, 4.2 कैलोरीज जो है, पिछली क्लास में जो है मैंने आपको बताया था यस सर। इतना होता है। ओके, क्योंकि कि सर इसका सिंबल भी आपने बताया था। हाँ, मैंने कहा था कि अगर आप इसको ना ऐसे याद रखना, मैंने कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पे सिस्टम है और एनर्जी को हीट के टर्म में क्या मानना, पैसा मानना। ठीक है, अब ये मान लीजिए सिस्टम है। ओके, अब हमने कहा था कि जो हीट है वो क्या है, आपको कहा था समझने के लिए पैसा मानना। अब कोई ये नहीं सोचना कि सर मैं तो किचन में रहता हूँ रहती हूँ, अब मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, तो वो वाला पैसा नहीं, बस यहाँ पे समझने के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं तो अगर जैसा होता हीट अगर आते रहता किचन में जो खाना बनाते हैं तो उसके पास पैसा ही पैसा होता। खैर यहाँ पे हम लोग जो है सिंबल को समझने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, मैंने कहा था कि इस एनर्जी को आप क्या मानना, पैसा। अगर जो सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग लेना चाहेंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्यू क्या हो, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। वेरी गुड। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज को, अगर हमने क्या करा कि सिस्टम को एनर्जी दिया यानी कि पैसा दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर जो सिस्टम ने एनर्जी दिया तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इफ एनर्जी एक्सेप्ट बाय द सिस्टम then Q equal to positive. If energy released from the system नेगेटिव।
देन Q इक्वल टू नेगेटिव। आपको याद हो वर्क में भी बताया था कि वर्क में मैंने कहा था कि वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, वॉल्यूम अगर जब नेगेटिव आएगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तीनों बार मैंने सेम ही बोल दिया क्या? फिर से ध्यान से, मैंने कहा कि आपको मैंने बताया था कि वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम नेगेटिव होगा। ठीक है, तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। और आपका वर्क नेगेटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओके। इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव का मतलब क्या है, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके साइन को यूज करना, हम इसके साइन को बार बार चीजें जो है क्या करेंगे, यूज करते रहेंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इन सभी टर्म के बारे में एक एक करके जो है बात करते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to increase 1 degree Celsius या 1 degree temperature for a substance, it is known as heat capacity। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। या ऐसे समझिए, किसी सबस्टांस को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, हीट कैपेसिटी कह देंगे। ठीक है, वही कहता है amount of heat is required to raise temperature of given amount substance 1 degree Celsius या 1 Kelvin is called heat capacity। कहोगे सर हीट कैपेसिटी क्यों कहे, सीधा सीधा हीट कह देते। एक्चुअली हर किसी सब्सटेंस की एक लिमिटेशन होगी कि इतना डिग्री आप उसको इतना एनर्जी दोगे तभी वो 1 डिग्री इंक्रीज करेगा। जैसे आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एक मैंने बीकर ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने पानी भर दिया। क्या हम पानी को तुरंत गर्म करेंगे, क्या 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ देर बाद होगा। अगर कुछ देर बाद हो रहा है तो वही अमाउंट, यानी कि कितना एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, यानी कि रिक्वायर हो रहा है, तो कुछ वो कैपेसिटी क्या होगी कि एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को। तो वही कहते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है कि 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हीट कैपेसिटी कह देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी का जो फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू एम डेल्टा टी हो जाता है। सी आप सभी को पता लग रहा हो क्या होता है? यस सर, यस सर। हीट कैपेसिटी, और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट, हीट हो जाएगा, और M यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास, मास हो जाएगा। वेरी गुड। एंड डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर आपने बताया हीट के लिए जूल होता है, मैंने ये तो बताया। और मास के लिए क्या ले लेंगे, केजी, और टेम्परेचर के लिए क्या ले लेंगे, केल्विन। क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, जूल पर केजी केल्विन हो जाती है। बोले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे इसके बारे में जो है आगे हम फर्दर करते हैं। अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जिसके पास टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. 0. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कहोगे सर जितना इसको हम लोग निकालते चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल और इनिशियल दोनों टेम्परेचर सेम है तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। अभी मैंने C की वैल्यू आपको, C का फॉर्मूला क्या बताया था, किन्हीं को याद है? C इक्वल टू Q upon Q upon M delta T. वेरी गुड, Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे 0 रख देता हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Q इंटू M 0. इंटू 0। और Yes. किसी भी संख्या से अगर 0 से डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? Infinity. Infinity. ओके अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब इसका कंक्लूजन समझाऊंगा। प्रोसेस यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे Q इक्वल टू 0 हो गया तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू M डेल्टा टी। बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अगर C इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी हो जाएगा तो मुझे बताइए Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0। 0. M डेल्टा टी, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। 0. इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। हीट कैपेसिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि हीट की वैल्यू क्या लाई करेंगे तो आप कहिएगा कि 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में क्या होती है कि इनकी वैल्यू जो है क्या करेगी? लाई करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यू को हम लोग जो है क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बोलिए, यहां तक अगर जो किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। No, sir. ओके, ये तो आपको समझ में आ गया कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हीट कैपेसिटी कह देते हैं। ओके, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है मैं आपको पहले समझा देता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जो है मैं लिख भी देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी का कि 1 मोल सबस्टांस को, इसको 1 mole substance. 1 मोल सबस्टांस को 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? सीएम से। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि सीएम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैंने क्या कहा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि कितना हीट लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस। क्योंकि पिछली बार हमने क्या करा था? मास लिया था। यहाँ पे इस बार क्या ले लिए हमने? जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, सीएम क्या है? मोलर Molar capacity. हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी। क्यू क्या है? Heat. हीट है। Yeah. एन यहाँ पे क्या है? Number of moles. मोल्स में डायरेक्ट लिख देता हूं। डेल्टा टी क्या है? Change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट कोई मुझे बताएगा क्या होगा? कहोगे सर हीट की एनर्जी जूल होती है और ये एन मोल है तो यहाँ मोल ले लेंगे, और टेम्परेचर की केल्विन होती है। इसकी यूनिट 0 per mole Kelvin. वेरी Joule गुड, per mole Kelvin.
वेरी गुड। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अब क्योंकि सर इस जो हीट कैपेसिटी है वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या वहां पे फिक्स नहीं, नहीं वहां पे फिक्स नहीं। मोलर हीट कैपेसिटी, जहां देखिए खुद ही नाम में भी आ रहा है मोलर, इसका मतलब है मोल आ रहा होगा कि एक मोल को हीट करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी कह देते हैं। यही कह रहा है देखिए कि मोलर हीट कैपेसिटी amount of heat required to raise temperature 1 mole of substance by 1 degree Celsius या 1 Kelvin is called molar heat capacity। हाँ जी बोलिए महक, कुछ पूछना है महक? आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट है। ओके, शायद गलती से हो गया होगा। ओके ठीक है, तो यहां से हम लोग कहते हैं, मैंने बताया भी था कि अगर किसी भी सब्सटेंस में मोलर आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए, तो वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो अगर जो किसी में भी आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब तीसरा टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर में क्या रिक्वायरमेंट था? 1 मोल का, जबकि यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? 1 ग्राम सब्सटेंस का। ठीक है, यहां पे क्या रिक्वायरमेंट हो जाएगा? 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसमें कैपिटल सी का यूज करते हैं। यहाँ पे किसका यूज करते हैं? कैपिटल सी का। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्मॉल सी का यूज किया जाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं छोटी सी से लिख देता हूं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू। अब यहाँ मास है तो क्या हो जाएगा? एम डेल्टा टी, क्योंकि 1 ग्राम है तो यानी कि क्या होगा? मास होगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी Kelvin. केल्विन। बोलिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब कहोगे सर तीनों Yes, का sir. एक बार जो है मुझे ना डिफरेंस समझा दो, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं सबसे पहले आपको तीनों का डिफरेंस समझाता हूं। एक में मैंने क्या लिखा? स्पेसिफिक हीट। दूसरे में हमने क्या लिखा? मोलर स्पेसिफिक हीट। तीसरे में हमने क्या लिखा? Heat. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और तीसरे में क्या लिखा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको करते हैं सीएम से, और इसको छोटी सी से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स नहीं है, आपने जितना भी सैंपल लिया उसको 1 डिग्री करना है। आप 1 kg ले लीजिए, 2 kg ले लीजिए, 1.5 kg ले लीजिए, जितना भी ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लेते हैं। जगह नहीं है, थोड़ा सा उधर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि यहां पे हम लोग क्या लेंगे? 1 Moles. मोल सब्सटेंस लेंगे। और यहां पे क्या ले लेंगे? स्पेसिफिक में Gram. 1 ग्राम सब्सटेंस gram. ले लेंगे। 1 gram. ठीक है, अब मुझे बताइए, इसको भी 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, Yes, इसको भी sir. क्या करना है? 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इसको भी क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
Q into Q M। upon M delta T. M Very delta good. T. वेरी गुड। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q upon M delta T. अब यहाँ पे एन डेल्टा टी हो जाएगा क्योंकि मोलर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल के टर्म में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटी सी Q M delta T. Q. हाँ क्यू एम डेल्टा टी। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे हमने 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है डिपेंड करते हैं। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, Joule. केजी एंड केल्विन हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, जूल, जूल पर मोल हाँ केल्विन, मोल केल्विन हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन, वेरी गुड, जूल पर केजी केल्विन हो जाएगी। तो ये तीनों का जो है बेसिक क्या था, डिफरेंस था। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते, थोड़ा थोड़ा सा अंतर था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू पे निकालना हो, अगर मेरे पास अब कह रहा है कि भाई उसकी जो ना वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, यानी कि एक ऐसा कंटेनर ले लिया, कुकर ले लिया, वहां पे हमने क्या कर दिया, उसकी वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो बताइए कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। हमने कहा कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, C इक्वल टू Q upon M delta T. एम डेल्टा टी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CV कर देंगे। यहाँ पे CV क्या बता रहा है, आपका जो है वॉल्यूम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Constant. हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी तो सेम ही हो जाएगी, यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल, केजी, केल्विन। बोलिए यहां तक क्लियर है। यस एक्चुअली सर, हमें सीबी, हम लोग जो है धीरे धीरे हम सीबी की वैल्यू निकालने की और जो है बढ़ रहे हैं। हम कैसे सीबी की वैल्यू निकालेंगे अभी आपको थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सीपी ले लेंगे। तो सीपी का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू एम डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर Q इक्वल टू सीपी इक्वल टू एम डेल्टा टी हो जाएगा, इसका मतलब सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific capacity at constant pressure. वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कहोगे सर ये क्या बता रहा है, हमने बेसिकली कहा कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ओपन में गर्म करोगे, तो वहां पे आपका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वॉल्यूम वैल्यू क्या आएगी। इसीलिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इनके बारे में जो है क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, कहोगे ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपके पास क्या हो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, इसको हमने कहा था किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोई बताना चाहेंगे क्या फॉर्मूला हो जाएगा। Q by N delta T. वेरी गुड, Q डिवाइडेड बाय N बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट को आप चाहो तो सीएम से भी यूज कर सकते हो या सी से भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Joule per mole Kelvin. वेरी गुड, जूल मोल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जब मैं बात करूं, ये तो आपका क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस का मतलब है 1 मोल सब्सटेंस को अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई,
उसी को हमने क्या कह दिया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह दिया। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे कैपिटल सी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू एन डेल्टा टी। Delta T. यहाँ पे CV का मतलब क्या है, कहोगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। At constant volume. वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपके पास क्या हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका जो है इस मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर से सिमिलरली मैं कहूं MSC एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि बहुत ही सिंपल है सर, हम क्या कहते हैं कि CP इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q upon n delta T. And delta एन डेल्टा टी। और यहाँ पे CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, molar specific हाँ, heat capacity at constant pressure. मोलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कहोगे पुराना जितना ही, तो जूल जूल पर मोल केल्विन। Mole Kelvin. मोल केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारे पास ना यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो सीखना है वो CP CV की वैल्यू निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV का, सबसे पहला, अगर हम कैपिटल CP माइनस CV की बात करें तो वो क्या हो जाता है, आपका R हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी से हम लोग सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। मैं एक और फॉर्मूला आपको कहूंगा, ये एक्चुअली इसको मेयर इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेयर इक्वेशन भी कहा जाता है। ओके, अब हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है, मेयर इक्वेशन से अभी यहां पे ना आपको एक और वैल्यू याद रखनी है, CV इक्वल टू F/2 R हो जाता है। F यहां पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक नया वर्ड आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब है कि कोई भी एटम किस किस एक्सिस पे घूम सकता है, जिस जिस एक्सिस पे घूम सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे लड़का होता तो वो कहीं भी जा सकता है, अगर जब गर्ल्स होती है तो एक लिमिटेशन होती है कि आप स्कूल जाइए, स्कूल से वापस आइए। लेकिन बॉयज जो है क्या करता है, स्कूल के बहाने जो है पिक्चर देखने चले जाता है। उनकी डिग्री ऑफ रोटेशन अलग है, फ्रीडम अलग है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, यानी कि सबकी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ओके, कहोगे ठीक है सर, हम ये समझ गए CP एंड CV। अब मुझे बताइए कि CP एंड CV की वैल्यू आपके पास है, तो क्या मैं CP की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, यस सर। तो CP इक्वल टू, यहां पे CV की जगह पे मैं रख देता हूं वैल्यू, क्या रख देता हूं, F/2R. F/2R। अब यहाँ पे R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इस वाले टर्म को इधर ले गए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, CP इक्वल टू R प्लस F/2R। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। Yes, यस sir. सर। अगर Yes, मैं sir. इसी चीज को R कॉमन लिख लूं तो 1 प्लस F/2R। ठीक है, ओके।
अगर हमने यहाँ पे क्या करा कि मैं सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल करा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अगर मेरे पास सी का फॉर्मूला होता तो मैं इसको कैसा लिखता, Q इंटू एम डेल्टा टी। अगर मुझसे पूछा जाता है हीट कितना होगा तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बोलिए। यस सर। अब यहाँ पे ये यहां से आपको अगर जो हीट निकालना हो, अगर जब प्रेशर कांस्टेंट ना दिया हो, ना वॉल्यूम दिया हो, तो आप एमसी डेल्टा टी लगा देंगे। अगर आपके सामने प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो सीपी का यूज करेंगे। अगर आपके सामने वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है तो सीवी का यूज करेंगे। आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया, सीवी इक्वल पर सीपी माइनस सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बताया। R. सीवी इक्वल टू F एफ upon बाय 2R. 2 आर बताया। और सीपी की वैल्यू 1 प्लस एफ बाय 2 आर बताया। ये सारी बातें बताई। ओके, Yes, sir. Yes, अब sir. एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको समझ में आए कि किस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। कहता है वैल्यू ऑफ सीवी, छोटी सीवी है एक्स है, फॉर O2 देन द फाइंड द सीवी फॉर O2। यानी कि आपके पास छोटी सीवी की वैल्यू दी हुई है एक्स और आपसे बड़ी सीवी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं कहूं छोटी सीवी का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे कि सर 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज the amount of energy required to 1 gram substance for the वन डिग्री सेल्सियस। सीपी की जो कैपिटल सीवी की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो जाता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल सब्सटेंस ऑफ फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान सुनो, दो छोटी छोटी बातें। इसका मतलब है कि 1 ग्राम को इंक्रीज करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही होगी और इससे आपसे पूछा है 1 मोल के लिए। अगर 1 ग्राम का आपको वैल्यू दिया है एक्स और आपको 1 मोल पूछा है ऑक्सीजन का, आपको पता है कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 32 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम की एक्स वैल्यू है तो 32 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 32x हो जाएगी। अच्छा, यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, सीवी इक्वल टू एम सीवी, छोटी सी, यही तो मतलब हो गया। क्योंकि जितना मोलर मास होगा 1 ग्राम, यही तो स्पेसिफिक है। ये क्या है आपका बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। फिर से ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आपको 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए एक्स लगता है तो 1 मोल को कितना लगेगा, 1 मोल इंटू एक्स। अब मोल की जगह पे हमने क्या करा कि उस कंपाउंड का मास यूज कर लिया। अगर मास यूज कर लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि एमसीबी। और यहां से सीवी तो आपको पता हो गया, सीवी क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और
m यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास, और Cv क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहां से हमने दो बातें सीखी, सीपी एंड सीवी की जो है वैल्यू निकालना सीख लिए। सीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1+f/2 आर हो जाएगी। अब यहाँ पे कहो कि सर एफ की वैल्यू किसे लेंगे, तो यहाँ पे सारे रिलेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू CV. आर। दूसरा, आपको मैंने बताया सीवी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, F/2R. f/2 इंटू आर हो जाएगा। अगर मैं कहूं सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहिएगा, 1 plus 1+ F/2R. f/2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, किसके लिए, जस्ट 1 मिनट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालना था मैं, ओके। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे C के लिए, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू एम डेल डेल्टा टी। उसके बाद हमने अगर किसी स्पेसिफिक के लिए निकालना है, CV के लिए निकालना है, क्या हो जाएगा, Q इंटू एम डेल्टा टी। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करा कि अलग अलग के लिए हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं ये सारे के सारे वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसका अब जो यूज करेंगे। एक और आप लोगों को मैंने बताया, अच्छा पॉइजन इक्वेशन के बारे में भी जस्ट हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्या होता है। फिलहाल हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इन सभी के बारे में एक एक करके बारे में क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे छोटी सी एंड छोटी सी भी की वैल्यू आपसे पूछा है फॉर द N2 वैल्यू। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने बताया Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R. R हो जाएगा। अच्छा, मैंने Cp की जगह पे एक और वैल्यू लिखने सिखाया था, क्या आपको याद है, Cp इक्वल टू m Cp। ठीक है, या mc भी कह सकते हो, m या mcp भी कह सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे कांस्टेंट। और अगर हम लोगों ने कहा था कि c की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, mcp लिख देंगे, बोलिए। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, mcb लिख देंगे इक्वल टू r। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मोलर मास। और आपको मोलर मास किसका निकालना है, N2 का, तो N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो क्या मैं M की जगह 28 ग्राम लिख दूं, Yes. तो ये Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 Cv हो जाएगा। ठीक है, ओके। 28 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो जाएगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/28। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका, हाँ, जेई मेंस में जो है क्वेश्चन पूछा था, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है आंसर बता सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक एटम हो, जैसे आप लोग कह सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे के सारे कैसे हैं, मोनो एटॉमिक है।
तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको सर इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन एक्सिस में जो है इसकी डिग्री होती है। हम अभी फिलहाल जो है लिख लेते हैं कि डाई एटॉमिक होगा। डाई एटॉमिक मतलब क्या होता है? जिनके पास दो एटम हो, H2, Cl2, N2 एंड O2, ये सारे के सारे क्या है? डाई एटॉमिक एलिमेंट है। अगर जो डाई एटॉमिक एलिमेंट है तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक के लिए, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? DOF इक्वल टू 6 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि CB की वैल्यू निकालना, CP की वैल्यू निकालना। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखाऊंगा। डाई पॉली एटॉमिक में क्या होता है? जिनके पास दो से ज्यादा हो, जैसे O3, S6, P5 etc। यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अगर जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो तो CO2, H2O, या और भी जितने हैं उन सभी को हम लोग क्या कह देंगे? जिनके पास 3 से ज्यादा एटम होंगे उनको हम लोग कह देंगे पॉली एटॉमिक कह देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको सर क्या सीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? अब कर सकते हो, क्योंकि सीबी की वैल्यू में मैंने कहा था F/2 इंटू आर होता है। अगर F/2 है तो F अगर वहां पे मोनो एटॉमिक होगा तो आप वहां पे 3 यूज कीजिएगा, और अगर जब डाई एटॉमिक होगा तो वहां पे F आप किसका यूज कीजिएगा? 5 का यूज कीजिएगा। एंड पॉली एटॉमिक के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो है आपके लिए 6 यूज करेंगे। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सीबी का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था, किन्हीं को याद है? F/2R 2R वेरी गुड। और सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 plus F F upon 2R. by 2r आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन, सीपी बाय गामा की जो वैल्यू होती है, सीपी बाय सीबी को हम लोग क्या कह देते हैं? पॉइजन इक्वेशन भी कहा जाता है। बड़ा खतरनाक है, ठीक है, इसीलिए इसको पॉइजन कह दिया। खैर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं जो है सीपी बाय सीबी लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3. 3 हो जाएगा। अगर जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा तो सीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, 3. सबसे पहले मैं एक और छोटी सी बात बता देता हूं। इसका मतलब क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? इसका मतलब है कि अगर कोई मोनो एटॉमिक है तो वो 3 एक्सिस में घूम सकता है, एक्स, वाई एंड जेड में। इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 है। डायटोमिक एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। हो सकता है कि वो घूमते हुए रोटेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि भाई वो एक डायरेक्शन में घूमते हुए जो है रोटेट करे। और तीसरा हो सकता है कि वो एक्सिस के अलोंग जो है घूमे। तो इसीलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 होती है, जबकि पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। ओके, यहाँ पे f की वैल्यू 3 है तो f की वैल्यू 3/2r लिख दूं? Yes, sir. ओके, अच्छा सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 plus 3/2. इसका R. मतलब है 1 प्लस 3/2। क्या मैं सीधे सीधे 5/2r लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. मैंने यहाँ पे क्या करा कि इसकी जगह पे हमने क्या यूज कर लिया? 5/2r का यूज कर लिया। ओके, अब हमारे पास गामा की वैल्यू चाहिए, जिसको आप क्या कहते हैं? पॉइजन इक्वेशन।
तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? Cp की वैल्यू 5/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। तो गामा की वैल्यू मैं सीधे सीधे 5/3 लिख दूं Yes, sir. या Yes, sir. 1.66 लिख देता हूं? इसको कितना हो जाएगा? 1.66 हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको गामा की वैल्यू याद रखनी है। खैर हम जब लगातार जब तक आपको क्लास चलेगा गामा की वैल्यू याद भी कराते चले जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए अगर मेरे पास डाई एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5. 5 हो जाएगा। तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2R. 5/2R हो जाएगा। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2R। 1 + 5/2 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7/2R हो जाएगा। यहां से गामा की वैल्यू में निकालूं तो क्या? 5/7. 7/5, क्योंकि CP/CB होता है, तो 7/5 हो जाएगा। अगर जो 7/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.4। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम Yes, तीसरा sir. बात करते हैं, जब आपके पास क्या हो? पॉली एटॉमिक हो। जब हमारे पास क्या होगा? पॉली एटॉमिक होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 6. 6. तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2 3R. 3R. 6/2 ये यानी कि 3R हो जाएगा। और सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3R. 4R। 1 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। इसका मतलब तो 6/2 3 और +1 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे सर 4/3, इसका मतलब है 1.33। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आप बना दोगे, लेकिन जब एग्जाम में पूछा था उसने कहा था कि गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए एंड गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए एंड गामा की वैल्यू पॉली एटॉमिक के लिए आपको इसको अरेंज करना था। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आप कहोगे गामा मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 1.66। दूसरा डाई एटॉमिक के लिए, और तीसरा क्या हो जाएगा? गामा जो है आपके लिए पॉली एटॉमिक के लिए। आप इस सीक्वेंस को याद रखना, क्योंकि जेईई मेंस ने पूछा था। अब यहां से क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से जो है बना सकते हैं। बोलिए, यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइए। Yes, Yes, sir. sir. किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। No, No, sir. sir. ओके, No, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, Yes. sir.